गलत काम रुक जाते हैं और अच्छे कामों का प्रवाह बह निकलता है। कुंभ का यही कार्य है, यही मंतव्य है। समझना होगा कि भारतवर्ष में नदियों के उद्गम से लेकर संगम तक दिखाई देने वाले मठ मंदिर अनायास यूं ही नहीं है। ऋषि प्रकृति का प्रतिनिधि होता है। समाज ने ऋषियों को ही नदियों की पहरेदारी सौंपी थी। यह ऋषियों का ही जिम्मा था कि वे नदी किनारे आने वाले समाज को सिखाएं कि नदी के साथ व्यवहार कैसे करना है। ऋषियों ने यह किया भी, तभी हमारी नदियां इतने लंबे समय तक स्वच्छ, स्वस्थ एवं संपन्न बनी रहीं। लेकिन नदी के सम्मान में किसी ने चोट पहुंचाई तो ऋषि ने निर्णय अकेले नहीं दिया। ऋषियों ने कहा, नदी अकेले न समाज की है, न ऋषि की है और न राजा की। नदी तो सबकी साझा है, अतः इसकी संपन्नता और पवित्रता के हक में सभी को बैठकर साझा निर्णय लेना होगा। बस यही कुंभ की परंपरा बन गई। राजा, प्रजा, ऋषि सभी एक निश्चित अंतराल पर नदियों के किनारे जुटने लगे। यदि कोई छेड़छाड़ न की जाए तो भी सामान्यतः 150 सालों में नदी प्रवाह की दशा व दिशा में बदलाव आता है। छेड़छाड़ हो तो ये पहले भी हो सकता है। इसलिए ये 144 वर्षों में महाकुंभ का निर्णायक आयोजन तय किया गया। महाकुंभ के निर्णयों की अनुपालना और निगरानी के लिए हर 6 बरस पर अर्धकुंभ और 12 वर्ष पर कुंभ के आयोजन की परंपरा बनी। कहा यह भी जाता है कि कालांतर में कुंभ ऋषियों द्वारा किए गए अनुसंधानों को समाज के बीच पहुंचाने का भी एक बड़ा माध्यम बन गए थे। हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार द्वारा किसी न किसी गुरु परिवार से दीक्षा लेने की परंपरा हमेशा से रही है। प्रत्येक गुरु का शिष्य समाज उनसे मिलने कुंभ में आता था। इसी को कल्पवास कहा जाता है। कुंभ में ऋषि अपने अनुसंधानों को गुरुओं के समक्ष प्रस्तुत करते थे। कल्पवासी गुरु आदेश के अनुसार ऋषि अनुसंधानों को अपने परिवार व समाज में व्यवहार में उतारते थे। धीरे धीरे समाज के कलाकार, कारीगर, वैद्य आदि लोग भी अपने हुनर के प्रदर्शन के लिए कुंभ में आने लगे। यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन बाद में आया बदलाव कुंभ को उसके असल मंतव्य से भटका गया। पता नहीं कब और कैसे कुंभ चिंतन पर्व से बदलकर सिर्फ एक स्नान पर्व बनकर रह गया। इस भटकाव के